आदित्य का मतलब होता है सन। ये सन राइजिंग सन आप कह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मम्मी को ये नाम बहुत पसंद था और जब वो उठाई तो परचीम आदित्य ही निकला। आपको मैथ्स ने चुना है या मैथ्स को आपने चुना है? मैथ्स रीज़न था चुनने का ये क्योंकि वो बच्चों की दुखती रफ्त, वो थोड़ा उन्हें कम समझ में आएगा। उसमें खेल बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस बदलते ही कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होने लगता है। वाकई ये आप हो? ये मेरी फोटो नहीं है, बट इस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसी दिन मुझे मिल जाए। शादी कब कर रहे हैं आदित्य रंजन सर? खान सर हैं, आप उनको बोलो वो शादी कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। बीपीएससी प्रोटेस्ट जो बिहार में हो रहा है, होना चाहिए था। आयोग सही होता तो शायद इतने बच्चों के मन में असंतोष नहीं होता। वो सड़कों पर नहीं जाते, अपना कलम छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके लाठी खाने वो रोड पे नहीं जाते। लेकिन आदित्य रंजन सर उस फ्रेम में क्यों नहीं गए, उस तस्वीर में क्यों नहीं गए? वो जो छात्र हैं सड़क पे उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं है? 2 महीने हो गए। जब तक आप नहीं जाते हैं तो आपके वहाँ के बच्चे वो सुनाते हैं कि आप आए क्यों नहीं, और जब आप चले जाते हैं और राजनीतिक दलों के आने के कारण या कुछ अराजकत्व तत्वों के आने के कारण वो मुद्दा बदल जाता है तो वहाँ जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाता है। आयोग का व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे तो मैं उसको 20 गलतियाँ वहाँ पे गिनवा सकता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। तो गिना दीजिए, वीडियो तो देख ही रहे होंगे। री एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल। टीचर कभी राजनीति नहीं करता है। मुझे लगता है टीचर को अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित कर सकता है तो उसके अपने बच्चों के कमेंट्स, उसके अपने बच्चों की बातें कर सकती है। नहीं तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई कुछ भी हो, कुछ पल का दबाव बना सकते हैं लेकिन उसके विचारधारा को नहीं बदल सकते। एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, फिर उनका कंडीशन क्या होता है, मनोदशा क्या होती है? 10,000 के वैकेंसी के ऊपर में भी करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं। रेलवे में इतना बुरा हाल है, उसके बाद भी चलो एक आस लगा करके बहुत निष्पक्ष तरीके से कि पेपर हो, और जब वो सेंटर पर पेपर देने जाता है तो पता चलता है जो मेरे बगल में बैठा था वो तो सारा आंसर रट के आया है। वहाँ पर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है इस सरकार ने मेरे साथ में धोखेबाजी की है, इस आयोग ने मेरे साथ में धोखेबाजी की है। उसके पास में चिल्लाना, रोना, मार खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर वो ज़्यादा ज़ोर से कहे, ज़्यादा दूसरा तरीका अपनाए वहाँ पर, तो फिर उसको जेल में बंद करो, उसके ऊपर लाठी चार्ज करो। कॉल आने के पहले उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं वहाँ पे। वो हमारी सुनने की भी हिम्मत नहीं होती है। कई बार समझाना पड़ता है, सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, सर हम ये करने जा रहे हैं, हम ट्रेन के आगे कट जाएंगे जा करके। तो समझाना पड़ता है, कोई बात नहीं बेटा, सर हम तो ओवर एज हो गए, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, हम क्या करें। आपने कहा था कि जिस दिन सफल हो जाऊंगा पिता को गले लगाऊंगा, सफल हो गया? एक मिडिल क्लास वाले बच्चे के लिए उसका सबसे बड़ा सपना अपने पिता को गले लगाना होता है। नहीं, नीतू मैम ने ये दावा किया कि आप जो भी रिजल्ट दिखाते हो रिजल्ट के दावे गलत है। नीतू मैम ने एक और सवाल पूछा था, ज्वाइनिंग की नहीं, वर्दी कैसे पहन ली? हर किसी को अगर कोई भी रोड पे चलते कोई भी पूछेगा तो नहीं दे सकते ना आंसर। गगन सर ने आपको चैलेंज किया, उन्होंने बोला कि जितने देर में मैं मैथ सॉल्व कर दूंगा आप पढ़ते रह पाएंगे। तो ये फिर मुझे लगता है कि शायद पेपर निकाल करके अपनी स्पीड को साबित करना चाहिए। सबसे आसान तरीका क्या है एसएससी निकालने का? बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, हमारे बिहार में जब मैंने देखा है, रेलवे का फॉर्म निकला, बाबू तनी रेलवे का फॉर्म भरदा, ठीक है, बैंक आयल, बाबू तनी बैंकों के फॉर्म भरदा। फेवरेट टीचर कौन है, विकास देवीकीर्ति या खान सर? मुझे विकास देवीकीर्ति सर की विचारधारा अच्छी लगती है। अवध ओझा या खान सर? यहाँ पे खान सर। अच्छा, अगर आप शिक्षक नहीं होते गणित के तो क्या होते? शायद एक सामाजिक कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इंडिया पढ़ेगा कैसे? तो इंडिया को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रखी है देश के कई ऐसे टीचर्स ने जो अपने अपने फील्ड के बादशाह हैं। इन्हीं में से एक है आदित्य रंजन सर, इस वक्त हमारे साथ है। आदित्य रंजन सर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आदित्य रंजन सर ने पहले पेपर बेचा, रिक्शा चलाया, रात भर भूखे सोए हैं कई दफे, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जब आदित्य रंजन सर रात भर जगकर अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स का बादशाह बनाते हैं और उसके लिए तैयारियां करते हैं। इस वक्त खुद आदित्य रंजन सर इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। क्या हाल है और मैथ्स का क्या हाल बा? मैथ्स के बढ़िया हाल बा, बाकी हमरो हाल बहुत बढ़िया बा। अगर मैथ्स का हाल बढ़िया बा तो हम बहुत खुश बनी बस। अच्छा, इतना प्यार छात्रों का, स्टूडेंट्स का आपको कैसे मिलता है? आदित्य रंजन सर में ऐसा क्या है? आदित्य रंजन सर शायद बच्चों के दिल से कनेक्ट कर पाते हैं और वो कलम की ताकत से दिमाग तक जाता है। मतलब जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसको उसके ताकत में बदलना वहीं प्यार में बदल देता है। अच्छा, मैंने गूगल पे सर्च किया तो सबसे ज़्यादा जो आपके विषय पे सर्च किया गया है वो है कि आदित्य रंजन सर कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? आज बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, यूपी से हैं कि बिहार से हैं? काफ़ी सारे वेबसाइट्स में ये गलत दिया हुआ है कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जो घर है वो पैतृक गांव मेरा बिहार में है और नौतम पश्चिमी चंपारण में है, जयनगर गांव का नाम है, और जो शहर है मेरा वो बेतिया है। तो ये बचपन कैसे गुजरा बेतिया में?
4 साल के थे तो गांव से बेतिया में चले आए। उसके बाद में बेतिया से ही पढ़ाई लिखाई हुई हमारी। पहले संत मेरी स्कूल था, फिर उसके बाद में संत जेवियर्स स्कूल से हमने 10वीं तक पढ़ाई की। फिर रांची चले गए, रांची से 12th किया ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से, और उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है मेरा। इतना सिंपल है ये? हाँ इतना सिंपल है आपकी लाइफ? इतनी सिंपल तो नहीं है। अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो कहानी बहुत जटिल है। पूरे गांव में मैं अकेला ऐसा लड़का था जो गांव छोड़ करके शहर में गया था पढ़ाई करने, और वो भी सिर्फ मेरे नाना जी की जिद की वजह से। जब नाना जी को हार्ट अटैक आया था, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब उन्होंने मेरी मम्मी से प्रॉमिस लिया था, कसम लिया था कि तुम चाहे भूखे सो जाना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि वो खुद बैंक के मैनेजर थे और उनको इस बात का अच्छे से आभास था कि पढ़ाई की अहमियत होती क्या है। और मेरे दादाजी, मेरे पापा किसान हैं, तो उन्हें खेती से ज़्यादा लगाव था, बाकी चीज़ों से ज़्यादा मतलब ध्यान में रखते थे वो। उन्हें ऐसा लगता था कि हम खेत बेच करके बाहर बच्चों को पढ़ाएंगे, अब ये दिन आ गया हमारे, तो खेती को लेकर के वो ज़्यादा सेंटिमेंटल थे। बट धीरे धीरे जो है चीज़ें मम्मी समझाती गई पापा को, ठीक है। और जब 4 साल का था मैं था, तो वो लेकर के मुझे आ गए थे शहर में। उस समय ये टेलीफोन और बाकी चीज़ें नहीं होती थी, तो बहुत छोटा साधन, साइकिल पे ही हम बैठ के पापा के साथ में आएंगे, ठीक है। और वहाँ पे अपना फिर जब छुट्टी होगा तो साइकिल पे ही बैठ के मैं और मम्मी जाएंगे घर पे। इस तरीके से था, तो बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा। पढ़ाई हमने बहुत अच्छे तरीके से की। वहाँ पे हमेशा मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा आता था, और शुरू से ये था कि इंग्लिश मीडियम में घर वालों ने पढ़ाया। फिर उसके बाद में संत जेवियर्स में भी काफ़ी टीचर्स का सपोर्ट मिला। मेहनत बहुत की वहाँ, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ नहीं आते थे। शायद ऐसा था कि वहाँ जाने के बाद मैं रुक गया था कि पढ़ाई से रुक सी गई है वहाँ, ठीक है। मतलब बड़ा स्कूल जब आप देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, तो मेहनत पूरी थी। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, कॉन्फिडेंस ही पूरा ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो 10वीं में हम किसी भी हाल में ये सोच लिए कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कुछ बाहर जाएंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। और बाहर जाने के लिए फिर मैंने काफ़ी जगह प्रयास किया। कोटा, मतलब यहाँ पे कोटा का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोकारो हो गया, और उसके बाद में रांची हो गया कि जो स्कूल्स हैं जो 12वीं अच्छा कराते हैं उनमें करे। लेकिन कट ऑफ इसका मेरा CGPA उतना नहीं था। सब 10 CGPA वालों को ले रहे हैं, 8.8 वालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो हमको लगा शायद मेरा कहीं पर एडमिशन हो नहीं पाएगा। लेकिन उसी में एक स्कूल था ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, वहाँ पर मैंने ट्राई किया, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। तो हम पापा से रोज़ कहते थे हमको पढ़ना है तो इसी में पढ़ना है। पहले जिस स्कूल से धोनी पढ़े थे शामली में, वहाँ भी गए, तो वहाँ 60 नंबर लाने थे साइंस बैकग्राउंड लेने के लिए, 56 नंबर मेरा आया था। तो कॉमर्स दे रहे थे, हम बोले कॉमर्स वॉमर्स नहीं पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर मेरा नहीं हुआ। तो फिर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में हुआ, वहाँ तैयारी की मैंने। टीचर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा, और उनके आशीर्वाद से, बाकी अपनी मेहनत से, मतलब बहुत मेहनत की वहाँ पे हम। तो ये स्टूडेंट्स लाइफ अगर आपकी देखूं तो कैसी रही है? स्टूडेंट लाइफ में ही सब कुछ सीखा है। वो कहते हैं अक्सर कि सारी दुनियादारी दोस्तों से पता चलती है। तो मेरे घर में मैंने रह करके कम दुनियादारी देखी है, दोस्तों के माध्यम से ज़्यादा देखी है। जब 2 साल रांची में रहे तो वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि कैसे खाना बनाना होता है, कैसे रहना होता है, लोगों से कैसे बात करना होता है, कहाँ पर आपका टोन अप रहे, कहाँ पर लो रहे। और आज जो मैं पढ़ा पाता हूँ शायद ये उस समय की देन है। उस समय पॉकेट मनी के लिए हम वहाँ पर अपने मकान मालिक के बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उससे मेरा रेंट निकल जा रहा था वहाँ पे, और फिर बीच में भी गली के 2-3 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरा अक्सर ऐसा रहता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ, ठीक है। जब तक मैं बच्चे को समझा ना दूँ, जब तक उसके चेहरे पर वो मुस्कान ना देख लूँ, मेरे अंदर वो सेटिस्फेक्शन आता नहीं है। तो आपने जो पहला लाइन पूछा था ना कि क्या ऐसा है आदित्य रंजन में जो कनेक्ट करता है, वो यही है कि जब तक मैं उसके चेहरे पर वो सेटिस्फेक्शन ना लाऊं, मुझे खुद शांति नहीं मिलती। मैं फॉर्मेलिटी के लिए कभी नहीं पढ़ा था, ड्यूटी के लिए कभी नहीं पढ़ा था। आज रैंकर्स गुरुकुल में जुड़ा हूँ तो इस वजह से नहीं कि मुझे वहाँ घंटे पूरे करने हैं, इस वजह से कि मैं गणित सिखाना चाहता हूँ, बच्चों को आसान करना चाहता हूँ। अच्छा आदित्य जी, आपको तो बहुत सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं और आपके वीडियो मोटिवेशन के तौर पर वो लेते हैं। अगर बात करें आपके लिए कौन मोटिवेशन है, कौन ऐसे टीचर है जिनसे आपने सीखा है, तो किसका नाम लेना चाहेंगे? अलग कहानी थी। मतलब हम तो टीचर बनने का कभी सोचे नहीं थे कि टीचर बनेंगे। उस समय ये था कि 12th में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमारे एक टीचर थे, अमरदीप सर करके थे, और भी 2-3 टीचर्स थे वहाँ पे। तो ये लोग जब आते थे ना क्लास में तो बताते थे कि हाँ मेरी इतनी सैलरी है, और उसके बाद में एक सर ने कहा था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और फिर जब हम उनके कोचिंग में जाते थे तो बड़ी बड़ी भीड़ देखेंगे, तो हम लोग कैलकुलेट करते थे इनकम कि एक बच्चे से 5,000 फीस ले रहे हैं और इतना बच्चा उनकी क्लास में बैठा है, तो इतना पैसा टीचिंग में आता होगा। तो बोलते थे चलो कभी कुछ ना हुआ तो टीचर ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन फिर जब घर पे अपने आते थे, जब छठ हो गया, दिवाली हो गया वहाँ पे, तो वहाँ जब आकर के अपनी परिस्थिति को देखेंगे, बाकी चीज़ों को देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि नहीं, माँ बाप ने जो सपने देखे हैं वो पूरा करना है।
चाहे दरोगा ही सही, कांस्टेबल ही सही, सब इंस्पेक्टर से, एक अच्छा पद लेना है जिससे समाज में वैल्यू हम ऐड कर पाए, मतलब अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर पाए। तो फिर तब वहां पर एक पल के लिए था कि टीचिंग वीचिंग का चलो ठीक है, बट उसको क्विट करके फिर वापस से एसएससी में आना और यहाँ देखना, फिर यहाँ पर तैयारी करना और पहले जॉब निकालना, फिर बाकी फिर टीचिंग में जाना, ऐसे था। अच्छा, हम लोग जैसे लोग हैं तो उनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, आपको मैथ्स ने चुना है या मैथ्स को आपने चुना है? असल में ये मेरा बहुत डिफरेंट कहानी है। लोग ये जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं मैथ्स पहले मेरा पहला विषय मैथ्स नहीं था, ठीक है। अच्छा। पहला विषय मैथ्स नहीं था, क्योंकि जब आपने एसएससी निकाला है, जब आपने उसके माध्यम से नौकरी प्राप्त की है, तो आपके चारों सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा है कि मेरा हर सब्जेक्ट ही परफेक्ट था। एक बार मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी मेरे को अपने गुरुकुल में कहते थे। कारण भी ये था कि मैं जो भी पेपर दूंगा, हर पेपर में मेरा 50-50-50 फिक्स रहेगा। स्कोर कार्ड भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। मैथ्स में भी 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में भी 50 आउट ऑफ 50। तो जो भी विषय चुनो आप उसको पढ़ा सकते थे। लेकिन मैथ्स रीज़न था चुनने का ये, क्योंकि वो बच्चों की दुखती रब थी, वो थोड़ा उन्हें कम समझ में आएगा। उसमें खेल बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस बदलते ही कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होने लगता है। इंग्लिश में क्या है कि फिक्स वोकैबुलरी है, आप फिक्स पार्ट है कि आप उसको पढ़ो, उसका बाहर का दायरा नहीं है। लेकिन मैथ्स में बहुत चीज़ें हैं जो घुमाई जा सकती हैं। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया, वोकैबुलरी पढ़ाया। मेरा अभी भी इस चैनल पे हमारे वोकैब के वीडियोस हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे बच्चों को जब अच्छा लगने लगा, वहाँ से फिर हमने मैथ्स की शुरुआत करी और मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगा, तो आज यहीं पर है मतलब। अच्छा सर, आपके कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, लाइफ जर्नी आपकी उस फ़ोटोज़ में दिखती है और जो बातें आप कहते हैं कि कैसे आपका संघर्ष रहा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आपको कैप्शन बताना है, आपके दिमाग में वो फ़ोटो देख के जो भी आएगा आपको बताना है कि आप क्या फील कर रहे हैं उस फ़ोटो को देखने में। ये स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये पहली तस्वीर। ये तस्वीर है जयपुर में, जब मैं अपनी दीदी से मिलने गया था, और वो जयपुर का एक मॉल का फ़ोटो है। तो मैं बहुत छोटा था, ठीक है। तो मेरी दीदी मामा की बेटी हैं और वो इंजीनियर है, तो वहाँ पे जॉब करती थी। तो बड़ा एक्साइटमेंट था कि चलो एक बार जयपुर देखते हैं। तो वहाँ पे गए थे, तो वो लिया था। उस समय हम ट्यूशन पढ़ाते थे। और ये हम 6ठी और 8वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थे। तो तब का ये कहानी है। ये तस्वीर, ये तो सिलेक्शन के बाद का, दीपावली के दिन का है, जब पूरा घर में पूजा हो रहा था। तो पहली बार ड्रेस को फिटिंग करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए हमने पहना था वहाँ पे। तो 1-2 फोटो होता है स्नैप लेना, तो उसी दिन हमने। जी, कौन सा अटेम्प्ट था जब आपने? सेकेंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट 2018 था, उसमें 1.4 मार्क्स से मैं रह गया था, और ये सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा इसमें। कैसा लगता है जब रिजल्ट आ जाता है? देखो, जिस दिन सिलेक्शन का रिजल्ट आता है ना, तो असली आपको पहचान जो होती है अपनों की, परायों की, सक्सेस की, फेलियर की, वो उसी दिन आपको समझ में आती है कि सक्सेस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। आपके घर में अभी मैं 10 लाख ला करके दे दूं, 15 लाख ला करके दे दूं, या कोई मुझे ला करके दे दे, वो एक क्षणिक है, खुशी मतलब देगा, लेकिन उससे आपके माँ बाप का सीना चौड़ा नहीं हो पाएगा। एक तरीके से वो प्राउड नहीं फील कर पाएंगे वहाँ पे। आपके गांव में लोग ये एक दूसरे की पहचान नहीं कर पाएंगे कि वो हमारे फलाने का फलाना लगता है, ठीक है। वो नाम बड़ा नहीं हो पाता है वहाँ पे, पैसा से ही सब कुछ नहीं हो पाता है। बट जब आप सिलेक्शन लेते हो, जब एक आपका सपना पूरा होता है, उससे आपका नाम, आपके माँ बाप का नाम, आपके गाँव का नाम, सब उससे बहुत बड़ा हो जाता है। आज मेरे गांव में बच्चों के लिए बहुत एक बड़ी प्रेरणा हो वहाँ पे जाने के लिए कि देखो वो गए हैं, तुम भी आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो सिलेक्शन ही पूरा कर पाते हैं। जिस दिन ये लेटर आया था आपके हाथ में, तो मम्मा पापा का रिएक्शन क्या रहा, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? जिस दिन जब सिलेक्शन के लिस्ट में जब हम नाम देखे ना, तो ऐसा लगा कि मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि सब कुछ पा लिया, लेकिन हाँ, जो पिछले 2.5 साल जिल्लत की ज़िंदगी जी है, शायद उससे अब बाहर आ सकता हूँ। और सबसे पहला खुशी ये था कि अब मैं अपने मम्मी पापा को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ, ठीक है। पीछे का जनरेशन कैसा रहा, वो कहते हैं ना, गरीबी तुम्हारी परवरिश में थी, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन कामयाबी तुम्हारे भविष्य में, वो तुम्हारे हाथ में है। तो वो अब पूरे परिवार को आगे लेकर के चलना, वो मेरे हाथ में था, वहाँ पर मेरी मेहनत पर था, तो मुझे उससे लेकर के आगे बढ़ना था। ये तस्वीर है आपकी? ऑफ कोर्स बिहार के हैं, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा महापर्व है छठ, और ये छठ के पूजा का है, जब हम घाट पे गए हैं, ठीक है। तो घाट पे हर बार जब जाते हैं तो छठ का दौरा लेकर के जाते हैं, और वहीं पर पूजा होती है हमारी घाट पे। अच्छा, एक ये भी तस्वीर है, कौन है मोहतर भाई? वाकई ये आप हो? ये मेरी फोटो नहीं है, बट इस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसी दिन मुझे मिल जाए तो मैं बात करूंगा इससे, ठीक है। कि ये शादी के जो अफवाह उठाए जा रहे हैं मेरे, ये पिछले 2 साल से चल रहे हैं यहाँ पे। भाई बहुत दिखता है, सही दिखता है, मेरी तरह ही। शादी कब कर रहे हैं आदित्य रंजन सर? अभी है 2 साल का टाइम है।
हाँ, 2 साल बाद पूछोगे तब भी 2 साल ही बताऊँ शायद। लोग परेशान है ना, आपको सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं सब कि आखिर सर की शादी कब होगी। परेशान क्यों है? खान सर हैं, आप उनको बोलो वो शादी कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। खान सर ने तो बोल रखा है कि नहीं करेंगे। नहीं, हम करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें थी जो आपकी लाइफ जर्नी को दिखाती है। लेकिन अब कुछ और बात कर लेते हैं। बिहार में एक बड़ा मुद्दा है और बिहार उबल रहा है, बीपीएससी प्रोटेस्ट की बात हम कर रहे हैं। आपको इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? बीपीएससी प्रोटेस्ट जो बिहार में हो रहा है, होना चाहिए था? जहाँ पर बच्चों के मन में असंतोष है और जहाँ उनको लगता है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिल पा रहा है या कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आवाज़ तो उठेगी। ज़रूरी नहीं है कि सरकार के हर कदम सही हो, आयोग के हर कदम सही हो, क्योंकि अगर आयोग सही होता तो शायद इतने बच्चों के मन में असंतोष नहीं होता। वो सड़कों पर नहीं जाते, अपना कलम छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके लाठी खाने वो रोड पे नहीं जाते। तो अगर वहाँ पर वो जा रहे हैं तो आयोग को ये बात समझना चाहिए। अब इसके ऊपर में जब चर्चा का विषय बैठे, जब यहाँ पर आयोग का व्यक्ति बैठे यहाँ पे, तो मैं उसको 20 गलतियाँ वहाँ पे गिनवा सकता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग यूट्यूब पर, ट्विटर के माध्यम से मैं डेली ट्वीट करते रहता हूँ, सारी चीज़ें मैं तो गिना दीजिए, वीडियो तो देख ही रहे होंगे। ट्विटर पे सबसे देखो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहला तो हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहे हैं, बट बाद में उन्होंने वहीं काम किया। ठीक है, और बहुत सारी कमियां हैं। मतलब मैं लगातार इसके ऊपर मैं ट्वीट करते रहता हूँ ट्विटर के ऊपर में। मुझे लगता है कि आयोग को अपना थोड़ा हट जो है इसको छोड़ करके और बच्चों के लिए एक जो है बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अब जैसे पेपर को लेकर के दोबारा पेपर का हो रहा है, इसके ऊपर में समीक्षा करनी चाहिए कि आज ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ये भी तो यही चाहते हैं कि बिहार बदले, ये भी तो यही चाहते हैं कि अच्छा अधिकारी बैठे उस कुर्सी पे जो उसके लिए जो है उपयोगी हो। लेकिन अब कमीशन अगर अपनी मनमानी करेगा तो नहीं तो हो पाएगा ना। तो आपको लगता है कि धांधली हुई है? धांधली तो नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा कि बच्चों के साथ में गलत हुआ है। लेकिन आदित्य रंजन सर उस फ्रेम में क्यों नहीं गए, उस तस्वीर में क्यों नहीं गए? वो जो छात्र हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं है? 2 महीने हो गए। सोशल मीडिया का मैम जो दिखता है ना, असल में वैसा होता नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से, अब क्या है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है बीपीएससी का वो पटना में है, मेरी संस्थान दिल्ली में चलती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सारा काम छोड़ करके मैं मान लीजिए पटना में जुड़ता हूँ तो उसके भी कई सारे पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। अगर मैं एक दिन के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये सर लाइमलाइट लेने के लिए आए हैं। और अगर मान लीजिए आप ज़्यादा समय तक वहाँ पे रहते हैं तो आपका सारा चीज़ यहाँ पर अस्त व्यस्त हो जाता है और आप उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रोटेस्ट में कोई शिक्षक अगर मान लीजिए वहाँ पर रहा हो तो सारे के सारे बच्चे उससे खुशी रहे हो वहाँ पे। आप कुछ के लिए सही और कुछ के लिए गलत बन जाते हैं। जब तक आप नहीं जाते हैं तो आपके वहाँ के बच्चे वो सुनाते हैं कि आप आए क्यों नहीं, और जब आप चले जाते हैं और राजनीतिक दलों के आने के कारण या कुछ अराजक तत्वों के आने के कारण वो मुद्दा बदल जाता है तो वहाँ जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाता है। तो एक इतना सेंसिटिव हो जाता है वहाँ पर कि एक फिर निश्चय होता है, टीचर्स ग्रुप में वहाँ पर होता है कि इसको हैंडल कौन करेगा, किस तरीके से करेगा। तो फिर अमूमन ये होता है कि जैसे मानिए बीपीएससी के जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बेहतर जानते हैं तो वो फ्रंट पे रहें, बाकी टीचर्स उनको ग्रुप के माध्यम से, जैसे कोई मतलब पैसा हो गया वकील के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो वैसे सपोर्ट करो। जैसे अभी हमारा एसएससी में हुआ था तो एसएससी में भी सेम है कि एक टीचर कोर्ट तक जा रहा है तो बाकी सारे मिल करके पैसे दे करके वकील की फीस पूरी कर रहे हैं। कभी भी कोई भी आंदोलन एक टीचर की वजह से नहीं हो पाता है जब तक बाकी टीचर्स नहीं है। संभव ही नहीं है क्योंकि बच्चे हर किसी के पास में। तो क्या लगता है आपको इस आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन का एक आएगा चेहरा, मतलब यहाँ पर एक रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी उसके इंतज़ार में है हम लोग, और अगर नहीं रहा तो आगे मिलके दूसरा कदम जो होगा वो करेंगे। लेकिन सारी बातें नहीं कह सकते यहाँ पे। री एग्जाम होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। खान सर भी गए आंदोलन में और खान सर ये दावा कर रहे हैं कि अब उनके पास पूरी लिस्ट है, पूरा भांडा फोड़ वो कर सकते हैं, उनके पास सबूत है, तो री एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो नतीजे आएंगे वो उनके पक्ष में आएंगे। हालांकि खान सर इसको लेके ट्रोल भी बहुत हुए जब वो गए बीपीएससी प्रोटेस्ट में, उसके बाद वो गायब हो गए। तो ऐसा कहा जाने लगा कि इन्होंने राजनीतिकरण कर लिया है। आपको इस पे क्या कहना है? टीचर कभी राजनीति नहीं करता है। मुझे लगता है टीचर को अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित कर सकता है तो उसके अपने बच्चों के कमेंट्स, उसके अपने बच्चों की बातें कर सकती है। नहीं तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई कुछ भी हो, कुछ पल का दबाव बना सकते हैं लेकिन उसके विचारधारा को नहीं बदल सकते। अगर कोई टीचर इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर होता है, सोचने पर होता है, तो अपने बच्चों की कमेंट्स की वजह से होता है।
अगर आज मेरे की बात कर लीजिए यहाँ पे पर मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ मेरे ऊपर में उसका कोई दबाव नहीं है। मैं कहीं पर भी हूँ, कोई राजनीतिक दल हो, किसी का मेरे ऊपर में कोई दबाव आ नहीं सकता है। भविष्य में मैं कुछ पल तक रखूँगा, उसके बाद में वो उतर जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ में गलत हो जाता है, वो भार हमेशा हमारे साथ में लगता है, ऐसा कि कितना बड़ा हमसे गलती हो गया वहाँ पे। तो जैसे कोई आंदोलन होता है, अब वहाँ पर दो पक्ष होते हैं। अब रेलवे में भी अगर आप देखें ITI नॉन ITI वाला केस था, उसमें क्या, अगर आप ITI वालों के पक्ष में बोलने जाओगे तो 10th वाले सुनाते हैं, 10th वाले में बोलने जाओगे ITI वाले सुनाते हैं। कई ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जहाँ पर आप निश्चय नहीं कर पाते खड़ा किनके साथ में होना है, दोनों तो अपने बच्चे हैं। अब जैसे BPSC का ही मुद्दा है, कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए तो कुछ को नॉर्मलाइजेशन चाहिए। तो ऐसे में अगर एक पक्ष के साथ में रहोगे तो दूसरे के लिए तो आप बुरा होना, तो बुरा हो तो वो कुछ कहेगा ही कि राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो होगा ही। आप नहीं कर सकते खुश, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है जब, तो समाज के 5 लोग आपसे बराबरी में खुश नहीं रह सकते। क्या बात है। और खान सर, गुरु रहमान की भूमिका को इस प्रोटेस्ट में आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा योगदान रहा है वहाँ पे, और मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है। गुरु रहमान सर का भी देखा मैंने, ज्ञान बिंदु के जो सर हैं उनका भी देखा कि उनको उनके बेडरूम से उठा के लेके गए। वो कह भी रहे थे कि मुझे कम से कम मेरी पैंट तो बदलने देते, चेंज तो करने देते, जीन्स तो पहन लेने देते, ठीक है। लेकिन वो उसी तरीके से लेकर के चले गए, क्योंकि जब सरकार का प्रेशर होता है ना, देखिए जो बच्चा आता है ना, मतलब चूँकि मैं भी हूँ ऑलरेडी, जब मेरे यहाँ भी आए एक बार GST वाले आए थे, तो पहले वो बड़े प्यार से आते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर बोलते चलिए हमारे साथ में, ठीक है। लेकिन वो तब होता है जब नॉर्मल केस हो, बट जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो हमें पता है वो हमारा स्टूडेंट है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे क्लासरूम में बैठा, इसी बेंच से उठ करके आज वहाँ तक आयोग में वो गया हुआ है और बाकी चीज़ें हैं, तो जब वो आता है वहाँ पर और बाकी सारी चीज़ें होती है ना, तो बड़ा बुरा सा लगता है एक टीचर को, ठीक है। बट वो चीज़ें हमें और मजबूत बनाती हैं। सरकार चाहे जितना भी दबा ले, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चों के साथ में गलत है तो वहाँ पर आत्मसम्मान और बाकी चीज़ें छोड़ करके हर एक शिक्षक आगे बैठा हुआ है उन बच्चों के लिए। आदित्य जी, अगर पेपर लीक की बात कर लेते हैं, पेपर लीक एक आम समस्या हो गई है, हर एग्जाम में हमें ये देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेके लॉ बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो इसमें संलिप्त होते हैं और पेपर लीक हो जाता है। आप एक टीचर हैं, लाखों स्टूडेंट्स आपसे पढ़ते हैं और उनके लिए आप एक मोटिवेशन है। आपने उनको बहुत करीब से देखा है, उन बच्चों को बहुत करीब से देखा है जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, फिर उनका कंडीशन क्या होता है, मनोदशा क्या होती है उस समय? देखिए, पेपर लीक को तो लेकर के मैं बहुत सख्त हूँ, और मैं तो कहता हूँ ऐसे ही नियम कानून लेकर के आओ। शायद मैं कुछ लोगों को मेरी बात अभी बुरी भी लग जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने है ना उन लोगों के सपनों को फांसी दे दिया है। जो बच्चा, मैं यूपी कांस्टेबल का जब पेपर लीक हुआ था, मैं लखनऊ के जो गार्डन है वहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे के सारे लोग मिलकर के। जब वहाँ पर बच्चे आए, हर किसी की अलग अलग व्यथा थी। सर, बड़ी मुश्किल से इस बार पैसे जुटा करके आलू बेचे थे, धान बेचे थे, जो पैसा आया था उससे हम फॉर्म भरे थे, तैयारी किए थे, सारा का सारा मेरा वेस्ट हो गया। आप ये समझिए, मुखर्जी नगर में एक लड़का था, वहाँ पर रिजल्ट का इंतजार करते करते यहाँ पर उसको जो है सुसाइड करना पड़ा। कई ऐसे मुद्दे होते हैं। अब एक बच्चा औसतन, कोई भी पेपर है, मान लीजिए X बहाली निकलती है, एक तो पहली बात देश में बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है, उसमें भी अगर ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर में ये वैकेंसी दे देते हैं, बच्चा उसको मान करके सब कुछ वहाँ पर तैयारी करने में लग जाता है। वो रूम ले लेता है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता है, फॉर्म भर लेता है, कोर्स ज्वाइन कर लेता है, और सब कर करके वो किसी भी तरीके से उस तैयारी में दिलो जान से लगता है कि इस बार हमारे साथ में न्याय होगा, इस बार हम अपने हक की नौकरी लेकर के आ पाएंगे। आप ये सोचिए कि 10,000 के वैकेंसी के ऊपर में भी करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं, रेलवे में इतना बुरा हाल है, उसके बाद भी चलो एक आस लगा करके बहुत निष्पक्ष तरीके से कि पेपर हो, और जब वो सेंटर पर पेपर देने जाता है तो पता चलता है जो मेरे बगल में बैठा था वो तो सारा आंसर रट के आया था। वहां पर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है सरकार ने मेरे साथ में धोखेबाजी की है, इस आयोग ने मेरे साथ में धोखेबाजी की है। उसके पास में चिल्लाना, रोना, मार खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर वो ज़्यादा ज़ोर से कहे, ज़्यादा दूसरा तरीका अपनाए वहाँ पर, तो फिर उसको जेल में बंद करो, उसके ऊपर में लाठी चार्ज करो। अब ऐसे में वहाँ पर हमारे पास में फिर आंदोलन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये बहुत गलत है, और पेपर लीक के ऊपर में एक सख्त नियम लेकर के आना चाहिए कि चंद पैसों की वजह से कई सारे बच्चों के भविष्य को खत्म किया जा रहा है, उनके सपनों को खत्म किया जा रहा है, उनके सपनों पर जो है सीधा हथियार मतलब गला काट दिया जा रहा है वहाँ पे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक सख्त कानून आए। और योगी जी ने भी किया, भी काफ़ी कुर्की जो है करवाया था काफ़ी लोगों का जो इनके ऊपर में इन्वॉल्व थे। लेकिन ये चीज़ें हैं ना शुरू में मीडिया में बहुत रहती हैं। जब पेपर लीक होता है तो उस समय शुरू में बड़ा चर्चा में रहेगा, उसको पकड़े, वो डिवाइस लिए, वो लिए, लेकिन उसके बाद में ये ठंडा क्यों हो जाता है मुझे ये समझ में नहीं आता है। मतलब एक सख्त कानून रहे इसके ऊपर में कि लोग थर्राएं पेपर लीक करने के पहले। स्टूडेंट्स के कॉल आते होंगे आपको, क्या कहते हैं वो? कॉल आने के पहले उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं वहाँ पे, वो हमारी सुनने की भी हिम्मत नहीं होती है। कई बार समझाना पड़ता है, सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, सर हम ये करने जा रहे हैं, हम ट्रेन के आगे कट जाएंगे जा करके आज।
तो समझाना पड़ता है, कोई बात नहीं बेटा, सर हम तो ओवर एज हो गए, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, हम क्या करें। मेरे घर में सब आस लगा करके बैठे थे। तो कई लोग होते हैं, फिर बाद में हम समझा बुझा कर अपने टीम में बुला लेते हैं, अपने पास रखते हैं। जिनको नहीं बुला पाते उनको फ़ोन पर ही समझा पाते हैं। एक शिक्षक सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है एक बच्चों से, और इसी वजह से उसकी इमोशन हमसे हमेशा सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये बाद में आयोग और ये प्रशासन बोलती है कि शिक्षक तुम क्यों इनके साथ में हो, क्योंकि पढ़ाया हमने है। 8 महीना हम बच्चों के साथ में जुड़े रहे हैं। जब वो कुछ नहीं था, वहाँ से उसको समझा बुझा के, प्यार से बहला फुसला के, पढ़ा करके उस लेवल तक ले जा करके हम ले जाते हैं वहाँ पे। तो इमोशंस हमारे ही कनेक्ट होंगे, और जहाँ पर उसके साथ में गलत होता है तो बुरा भी सबसे ज़्यादा हमें लगता है। एग्जैक्टली अच्छा, अवध ओझा सर हैं, वो कहते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे जो वीडियोस है वो वायरल होते हैं, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि तुम पढ़े कब, पढ़ा कैसे रहो, मैंने तो देखा ही नहीं तुम्हें पढ़ते हुए। आपकी माँ ने कभी ऐसा कहा है? नहीं, मेरी माँ और मेरे मम्मी पापा जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 10वीं के समय में जब मेरे बोर्ड के पेपर थे तो मैं ऐसा आदमी, मुझे नींद बहुत आती थी, ठीक है। तो मम्मी पापा, मतलब जीवन में मैं अपने आप को बहुत धनी मानता हूँ इस वजह से कि मेरे बाप में ऐसा माँ बाप है मेरे पास में। 10वीं में जब मेरा उठने का मन नहीं होता था तो पापा उठेंगे सुबह में, और जो है 2 रसगुल्ला लेकर के सुबह में रखे रहेंगे कि चलो उठो तुम खा लो। जब तक हम नहीं पढ़ते रहेंगे, मतलब जब तक नींद ना आ जाए तब तक वो मेरे साथ में जगे रहेंगे, ठीक है। बीच में अगर झपकी ऐसे लेते लेते रहेंगे, एक थप्पड़ पड़ जाएगा हमको, हम बोलेंगे नहीं सोच रहे, हम तुम्हारा अभी आत्मचिंतन उतारते हैं तुम्हारा। तो मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा। 10वीं में भी उसी तरीके से करने के बाद जब हम 12वीं में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में गए तो वहाँ पर भी पापा चावल दाल और ये सारा चीज़ आटा वाटा सब बिहार से लेकर के आते थे, तो उसमें भी बहुत वो सपोर्ट किए। तो उनको दिखता था पढ़ाई, जैसे क्या होता था कि ठंडी का समय है, तो ठंडी के समय में 12th में जब मेरा पेपर था, बोर्ड का पेपर था, तो जो हमारे यहाँ बोरा आता है ना चावल का, जो प्लास्टिक वाला जो हो जाता है, उसको हम लेके चले जाएंगे छत पे, केमिस्ट्री की किताब होगी, लेकर के बैठ जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, मम्मी साइड में स्वेटर बुनते रहेगी। तो उनको दिखता था कि ये क्या पढ़ रहा है। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना है पता कि उनको हाँ मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और ग्रेजुएशन में भी जब मैं आया तो बार बार जब वो बिहार से आते रहते थे तो देखते थे कि ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, कॉलेज भी जा रहा है यहाँ पे, तो उनको अच्छे से पता था। बाकी मेरा सबसे ज़्यादा कनेक्शन मम्मी के साथ में रहता है हमेशा। पापा से तो मतलब गले लगना भी एक ऐसा लगता है कि सपना ही है, ठीक है। तो मम्मी के साथ में रहता था तो आए दिन हम डिस्कस करते थे कि मेरा ये सब्जेक्ट में ऐसा स्कोर आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ये इतना नहीं आ रहा है। तो शायद ही कोई ऐसा दिन रहा जिस दिन मैंने अपनी माँ से डिस्कस ना किया हो कि मैंने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा है। तो मेरी अच्छी सबसे अच्छी दोस्त मेरी माँ है। अच्छा, आपने एक पोस्ट किया था अपने पिता को लेके, आपने कहा था कि जिस दिन सफल हो जाऊंगा पिता को गले लगाऊंगा। सफल हो गए आप? एक मिडिल क्लास वाले बच्चे के लिए उसका सबसे बड़ा सपना अपने पिता को गले लगाना होता है। तो सफल तो हो गया, अब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो हक किया आपने अपने? हाँ, बिल्कुल। अब तो हर फोटो में ही हक करते हैं हर जगह पे। अब तो जाते हैं तो पहला प्रणाम होता है और दूसरा गले लगना। क्या कहते हैं आपके पिता आपको अब? खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और आज भी मेरे से वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेरी सारी चीज़ों को वो संभाल रहे होते हैं, घर बनाने से लेकर के सब कुछ करने तक। मतलब वो बहुत मेहनती हैं। एक्सरसाइज योगा मैं उनसे बहुत मोटिवेशन लेता हूँ। मेरे से पहले वो उठ जाएंगे, मेरे से मतलब जो है बात सोते हैं। और आज भी बिलीव नहीं करोगे आप, मम्मी अगर बिहार में है, पापा यहाँ पर है, तो पापा ही खाना बनाएंगे, वो अपने हाथ से लाके वो खिलाते रहेंगे और मैं कपड़े बदलते रहूँगा सुबह क्लास जाने के लिए। वहाँ पे 5 मिनट के अंदर में नाश्ता वास्ता सब मेरा हो जाता है उनकी वजह से। अच्छा, आदित्य का मतलब होता है सन। ये सन, राइजिंग सन आप कह सकते हैं इसको, अपने आप को कह सकते हैं? इस नाम के पीछे भी बहुत कहानी थी। बचपन में क्या था कि सबको अलग अलग नाम पसंद थे। मम्मी को अलग नाम पसंद है, पापा को अलग नाम पसंद है, पापा के दोस्तों को अलग नाम पसंद। अच्छा, नाम को लेकर लड़ाई तो नहीं? हाँ, हुआ बहुत घर में चल रहा था। लेकिन मम्मी कह रही थी आदित्य रहेगा, कोई कह रहा था अनिकेत रहेगा, कोई कह रहा था कि अनुपम रहेगा, कोई कह रहा था, मतलब अलग अलग नाम। मतलब ए से चाहिए था सब? सुमित भी, मतलब मोहित भी, अलग अलग नाम। तो हुआ क्या कि पापा के दोस्त लोग थे, ठीक है। तो सब लोगों ने मिलकर अपने अपने नाम की पर्ची बनाई और पर्ची बना करके बॉक्स में रख दिया और कहा भाभी जो उठाएंगी, मतलब मेरी मम्मी, जो नाम वो उठा लेंगे उसका नाम वही रहेगा। वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मम्मी को ये नाम बहुत पसंद था और जब वो उठाई तो पर्ची में आदित्य ही निकला, तो नाम वहाँ पर आदित्य पड़ा। और फिर मेरे नाम के बाद मेरे भाई का भी नाम बदल दिया गया, आदित्य के बाद उसको उदित कर दिया गया। अच्छा, नाम का जिक्र कर रहे हैं, नीतू मैम कैसी हैं? बढ़िया। क्या हालचाल है उनके? बढ़िया है, ठीक है। अभी बात होती है, अभी रिसेंट में ही मेरी बात हो रही थी उनसे मुखर्जी नगर के सीलिंग को लेकर के। तो अब ठीक है, बातें होते रहती हैं, सभी शिक्षकों से होते रहती हैं। जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ विचार मिलते हैं, मुझे लगता है वहाँ बात करना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव कंक्लूजन। नया नेम दिया उन्होंने आपको, मंजन सर?
वो तो शुरू में रहता है। देखिए मैं क्या होता है ना कि जब आप आते हैं और जब आपके बारे में लोग नहीं जानते हैं, आपकी विचारधारा को नहीं जानते हैं, तो शुरू में है ना दूर से हर किसी को ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये ईगो वाला पर्सन है, एटीट्यूड वाला पर्सन है, इसके अंदर में ऐसी चीज़ें हैं। और जब आप बात करते हो तो समझ में आता नहीं यार ऐसा परसेप्शन सोचा था, ये ऐसा है नहीं किसी को भी लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सही था। शुरू में जैसे मानो कि जब मुझे भी किसी ने कह दिया नया खून एकदम उतावलापन, जा करके हम भी बोल देंगे किसी को। बट अब बहुत पेशेंस रखते हैं। पिछले मुझे लगता है 2 सालों में मैंने कभी किसी को यूट्यूब पर कुछ नहीं कहा है। पिछले 2 सालों में वो मेरी लास्ट थी और थारवार को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, और कुछ गलतियां हमसे भी ये बात की हुई कि मुझे लगता है पेशेंस रखना चाहिए था जहाँ पर हम रख नहीं पाए। ठीक है, तो लोग बोले कोई बात नहीं, बट बाद में चीज़ें सुलझ जाती हैं, बातें होने लगती है। नहीं, नीतू मैम ने ये दावा किया कि आप जो भी रिजल्ट दिखाते हो रिजल्ट के दावे गलत हैं। मैम उस दिन के बाद से तो मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं बाकी अपने रील्स वीडियोस बाद में डालूंगा, मोटिवेशन बाद में डालूंगा, और रिजल्ट ही सबसे ज़्यादा डालूंगा मैं। और वो बहुत अच्छा सबक रहा मेरे लिए। मैं इसके लिए मैम को भी बहुत थैंक यू कहता हूँ कि वो शायद एक क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर में जो उन्होंने किया उसका मैं हर बार हर रिजल्ट के बाद में जवाब देता हूँ। और यही था कि मेरी टीम ने भी पूछा कि अब आप रिजल्ट को लेकर के इतने अग्रेसिव क्यों होते हैं। मैंने कहा कि एक जवाब बाकी है, वो देते रहना है। नीतू मैम ने एक और सवाल पूछा था, ज्वाइनिंग की नहीं, वर्दी कैसे पहन ली? तो उसका भी जवाब हमने उसी तरीके से दिया। वहाँ पे जो फॉर्मल लेटर चाहिए था, जहाँ से जो वकील के माध्यम से जो जाता है उस तरीके से वो गया वहाँ पे। क्योंकि वो सवाल का जवाब मुझे लगता है कि जो कमीशन है मेरी, जो कस्टम्स है वहाँ पे, ठीक है, मुझे लगता है कि उनको देना चाहिए अगर वो मुझसे पूछते हैं तो। हर किसी को अगर कोई भी रोड पे चलते कोई भी पूछेगा तो नहीं दे सकते ना आंसर। और मैम तो चलो बड़ी हैं, उनको समझ भी है वहाँ पे, तो उनको सारी बातें पता हैं कि क्या पहना, क्यों पहना, कैसे पहना। वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, जब चीज़ें चल रही होती है ना तो कई बार हम लोग बोल तो देते हैं वहाँ पे, बाद में लगता है नहीं कहना था। एक और बात कही, रील वाले रंजन सर। मैम लोग किसी तरीके से नज़रिए से देखे, किसी तरीके से वायरल तो हो रहे ना। ठीक है, अब वो रील में मेरी मोटिवेशन भी है, रील में मेरी कहानी भी है, रील में अगर मैं बच्चों को उत्साहित कर रहा हूँ पढ़ने के लिए तो कम से कम यहाँ पर गाली गलौज वाला कंटेंट तो मेरा नहीं जा रहा है, नाचने गाने वाला तो कंटेंट नहीं जा रहा है। अगर वो मेरे 60 सेकंड की रील किसी के जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है तो मैं इसे 1000 रील बनाना पसंद करूँगा। गगन सर ने आपको चैलेंज किया, उन्होंने बोला कि जितने देर में मैं मैथ सॉल्व कर दूंगा आप पढ़ते रह पाएंगे। तो ये फिर मुझे लगता है कि शायद पेपर निकाल करके अपनी स्पीड को साबित करना चाहिए था, जो मैंने किया है। और कई बार किया, एक दफ़ा नहीं कई बार किया है, क्योंकि जो निकालता है वो बोलता नहीं है। पेपर हमने कई निकाले, मतलब आप देखो CGL है, CHSL है, IB है, और अमूमन मुझे कोई भी पेपर में मैथ्स को ख़त्म करने में 10 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, बट वो तब होता है जब आप एक एस्पिरेंट हो, जब आप एक टीचर बन जाते हो ना, तो वो स्पीड आपके किसी काम की नहीं होती है। फिर वो जो क्वालिटी आती है वो एक्सप्लेनेशन होता है कि आप समझा पाए कि नहीं समझा पाए। मैं 1000 बार ये बात कहता हूँ कि जब मुझे अपने आप को साबित करना था तो वो मैं सिलेक्शन से कर चुका हूँ। तो मेरी रफ्तार तुम्हें तब दिखनी थी कि 200 में 224 कैसे आए, नॉर्मलाइजेशन के बाद में भी वहाँ पे। अब चूँकि मुझे पढ़ाना है तो मेरे रिजल्ट्स को आप देखो आंकलन, कि इस 3 साल में इस लड़के ने इतना रिजल्ट दे दिया जो लोगों को 10 साल लग गए देने देते। पिछली बार का CPO ऑल इंडिया रैंक 2 स्टूडेंट है, इस बार भी ऑल इंडिया रैंक है, तो हर बार आते रहते हैं, न्यूमरस सिलेक्शंस हैं। तो अब मेरा यहाँ पर जो सफलता है मेरे गणित के सवालों को तेजी में हल करने में नहीं है, अब मेरा सफलता मेरे बच्चों को सवालों को तेजी में हल कराने में। तो मेरा फोकस उन पर होता है कि वो तेजी में हल करके आए, हमें जो करना था हम कर लिए ना। अच्छा, एक और सेंटेंस उन्होंने बोला है, कोट कर देती हूँ। गगन सर ने बोला कि आदित्य रंजन सर गगन के नाम से ही जिंदा है। बढ़िया है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं कहता हूँ वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, हमारी खुशी इसी में है। आलोचनाएं होती रहती हैं और चलते रहता है, मुझे लगता है ये होनी भी चाहिए। आलोचना इंसान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए बहुत मजबूत करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर अगर आपको थोड़ी बहुत हर्डल्स नहीं आएंगे, वो कहते हैं ना यहाँ पर कि ये दरिया भी ऐसे नहीं भरा, पत्थर को चीरना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत मुश्किलें आती हैं तभी तो आप स्ट्रांग बनते हैं। कंट्रोवर्सीज हुई, बाकी सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत मजबूत बनाया। जितना मैं चीज़ों को सरल समझता था ये उतना सरल है नहीं। मेरी मेहनत बहुत बड़ी। 2024 में मैंने अकेले उतनी वीडियो दी जितना 2021, 22 और 23 में मैंने नहीं दी। 3 साल की मिला करके वीडियो मेरी 24 के बराबर में है। तो ये सभी चीज़ों का जवाब पढ़ाने के माध्यम से दिया है। अभिनव सर ने आपकी तारीफ की, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने आपकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आदित्य रंजन सर। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया व्यक्तित्व है, मैं तो जब मिलता हूँ बहुत खुश रहता हूँ। तारीफ कर दी इसलिए नहीं, तारीफ करते इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पर जिन्होंने कभी बच्चों से मतलब डायरेक्ट बेनिफिट नहीं लिया, कंपनी से ली हमेशा। ठीक है, दूसरी बात, आप जब भी मिलोगे तो बिजनेस की बातें उनकी हमेशा नहीं रहती, बहुत पंचायत करते हैं, आप बिलीव करोगे। मतलब वहीं कह रहे हैं ना, दिल वहाँ मिलते हैं, विचार वहाँ मिलते हैं जहाँ वो पर्सन बहुत अच्छा हो।
ठीक है। तो जब भी हमारी मुलाकात होती है तो हमारी बात शुरू कहाँ से होगी, ख़त्म कहाँ तक होगी, हमें खुद नहीं पता होता है। बात करना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, उसमें किसी के गॉसिप्स नहीं होते हैं कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। गॉसिप ये होता है, वो अक्सर अपनी दुबई की कहानी सुनाते रहेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। क्या सुनाते हैं, मुझे भी सुना दीजिए। ये कहते हैं भाई दुबई जाओ कभी तुम यहाँ पे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाएंगे, अरे ऑफर चलता है वहाँ पे, जाओ एक बार मॉल को घूमो, बहुत कपड़े लेकर के आओ। फिर वो अपना बताते रहते हैं कि हम 4 ट्रॉली बैग कपड़े खरीद के लेके आए, 2 तो मेरा एयरपोर्ट पे ही छूट गया। ठीक है, तो अच्छा लगता है सुनने में, थोड़ा मतलब मज़ा आता है। नहीं, आप लोगों में जैसे टीचर जो कम्युनिटी है टीचर्स की, उनके बीच बातचीत कैसी होती है? आप लोग भी मैथ्स वाले कोड में बात करते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं रहता मैथ्स के कोड में। हम कभी भी सीट्स के डिस्कशन नहीं करते, क्वेश्चंस के डिस्कशन नहीं करते, लेवल्स के डिस्कशन नहीं करते। क्योंकि अभिनय सर से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि देखो भाई, बड़े सिंपल सी बात है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज के समय अगर 3000 बच्चा 4000 बच्चा आपको लाइव देख रहा हो, डेली के क्लास में दिख रहा है, तो वो इस बात को ही जाहिर करता है कि आपके कंटेंट में दम है। नहीं तो इतना बच्चा किसी को लाइव वॉचिंग आज के समय, हर कोई पागल नहीं है, सबके पास में सेंस है, उसको अच्छे से पता है कि मेरे लिए कौन सा टीचर अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है। तो एक कंटेंट पर मैं कौन होता हूँ जज करने वाले, बच्चे हैं ना वो देखते हैं। तो इसीलिए बस वो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कंटेंट के बारे में कभी भी हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते कि क्या है और क्या नहीं है। बाकी हाँ, लाइफस्टाइल के ऊपर में होता है, क्या खाते हो कि फिट रहते हो, कब सोना चाहिए, कब ये चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है उनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, 10-12 सालों का ऑफलाइन पढ़ाने का तजुर्बा है और बाकी चीज़ें हैं। तो जिस फेस पर वो है वो हमेशा ये बोलते हैं शादी कर लो, उम्र हो गई है अब, तो थोड़ा सा जो है परिवार को टाइम दो। मैं भी सुन लेता हूँ चुपचाप, बाद में जो करना है वही करना होता है। अच्छा, आगे का गेम प्लान क्या है? अगर टीचिंग कम्युनिटी की बात करूं तो फ्यूचर क्या दिखता है टीचर्स का, मैथ्स टीचर? मैम, टीचर का फ्यूचर नहीं होता, कोचिंग का फ्यूचर होता है मुझे लगता है। यहाँ पर अगर वो टीचर जो है अपने विजन्स को कोचिंग के साथ में अलाइन कर ले, बच्चों के फ्यूचर के साथ में अलाइन कर ले, तो वो एक बड़ा पैशन बन जाता है। जैसे मैं और विक्रमजीत सर हैं, तो हम हमेशा डिस्कशन इस बात को लेकर के कर रहे होते हैं कि हम और ऐड क्या कर सकते हैं वैल्यू पूरे एजुकेशन में। जैसे पहले सिर्फ मैं था, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, सर भी थे रीजनिंग पढ़ा रहे थे, तो हम ही 2 लोग इस चैनल पर थे। फिर धीरे धीरे हमने देखा यहाँ पर कि बच्चों को और भी सब्जेक्ट में कठिनाइयाँ आ रही हैं। फिर हम प्रशांत सर को लेकर के आए, तो वो इंग्लिश पढ़ा रहे। फिर हमारी पूरी जीएस की टीम धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर कि और भी चीज़ें क्या हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग फंडेड नहीं है, हमारे पास में कोई फंड नहीं है, कोई बाहर का इन्वेस्टर हमें फंड नहीं किया, और कई लोग आए फंड करने, हमें चाहिए भी नहीं। क्योंकि हमें जितनी सस्ती चीज़ों में हम कोर्स प्रोवाइड करवा देते हैं, जितने सस्ते तरीके से हम कंटेंट देते हैं, शायद बाहर की अगर वो फंडेड कंपनी आ गई तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनका कैलकुलेशन नंबर पर होगा, इमोशन पर नहीं होगा। हमारा कैलकुलेशन इमोशन पर होता है, नंबर पर नहीं होता है। तो ये है, तो विजन आगे है कि हम आगे मल्टीपल ब्रांचेस खोलें, ऑफलाइन सेगमेंट्स में भी और ऑनलाइन में भी अलग अलग चैनल्स रखें। बाकी और भी है काफ़ी सारी चीज़ें, बट वो है ना कि हम 100 चीज़ें तो बैकग्राउंड में कर रहे हैं, सफल 1-2 हो रहा है तो लोग उसी को जानते हैं, बाकी चीज़ों का अभी आइडिया नहीं होता है। तो रिसर्च हमारा चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं और बेहतर करेंगे, उम्मीद ये भी है। और मैथ्स में तो अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अभी पूरा बिहार में काफ़ी सारी परीक्षाएं आने वाली है, उनको पढ़ाना है। अभी यूपी में काफ़ी पेपर आने वाले हैं, उनको पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए फिजिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अच्छा, अभिनव सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि ये जो डिस्काउंट वाला लग जाता है, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं अब बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये कमर्शियलाइज कर देता है थोड़ा स्टडी को। तो ये चीज़ों से बचना चाहिए, या तो हम पेड करें कोर्स को, या तो फिर हम फ्री करें। जैसे आप अपने वीडियोस डालते हो पढ़ाने के दरमियान, तो या तो वो डाल रहे हो ठीक है, नहीं तो फिर पेड कोर्स करो। डिस्काउंट करके बच्चों को बुलाना ये टीचर्स के लिए ठीक नहीं है। देखो, ये टीचर्स के लिए मैं ये कहूँगा ना कि जैसे मेरे यहाँ एक दुकान था, बेतिया में 2 दुकान है। एक रेडीमेड कॉर्नर के नाम से है, कोई जाएगा तो दिख जाएगा, लाल बाजार में है, और बाकी एक प्रभात ड्रेसेस है। तो बचपन में जब मैं जाऊँगा कपड़े खरीदने ना, तो दोनों कपड़े मिलेंगे, मतलब कपड़े जो है वो दोनों दुकान में मिलेंगे। लेकिन प्रभात वाले की स्ट्रेटजी क्या होती थी कि 100 रुपए का अगर मानो कोई कपड़ा है तो वो उसको 150 रख देगा पहले। बड़ा महंगा बेचते हैं। ठीक है, महंगा बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब जाओगे तो फिर बाद में बोलेगा जी आपको 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। रेडीमेड कॉर्नर में क्या है, वहाँ पर कि आप जाओगे 100 रुपए की चीज़ वो 100 रुपए ही बोलेगा, लेकिन थोड़ा वो अकड़ के बोलेगा कि इससे कम नहीं होगा। अब आज के समय जो यूथ है, जो युवा है, उसको ऐसा लगता है नहीं उसके पास में जाओ वो डिस्काउंट काट रहा है। ठीक है, तो उसके पास में सही है, हमें सस्ते में मिल जाएगा। और जो स्ट्रिक्ट एक पॉइंट बता रहा है वहाँ पे, वो लगेगा कि ये महंगा, ये अकड़ू इंसान है।
तो जब जो पॉइंट होता है, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो कोर्सेज के आप प्राइस को लेकर के कह रहे हैं कि क्यों ये ऑफर दिया जाता है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो इसीलिए होता है वहाँ पर कि सारे बच्चों को गैदर किया जा सके, एक्यूमुलेट किया जा सके, उनको ये लगे कि हाँ ये लोग रिजिड नहीं है, ये हाई क्लास लोग नहीं हैं। कि जैसे आज भी मैं आपको बताऊं, अब बड़े बड़े कोचिंग हैं IAS IPS वाले, पता है क्या हो जाता है, आप उनमें जब जाओगे ना 1.5 लाख रुपया फीस है, 2 लाख रुपया फीस है वहाँ पे, आप कितनी भी अपनी कहानी उनसे कह दो कि सर 10,000 कम कर दीजिए, 15,000 कम कर दीजिए, वो कम नहीं करते हैं। वहाँ बच्चे को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन आप थोड़ी सी राहत दे करके देखो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो ये जब हम डिस्काउंट लेकर के आते हैं वहाँ पर, तो वो एक ऐसा मौका होता है जहाँ लगभग हर तबके का बच्चा, जहाँ पर एक फ़ीस के अंदर में एक बैच ले सकता था, अब वहाँ पर उस फीस के अंदर में वो 2 से 3 बैच ले पाता है। और इसको ऑल टाइम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बिजनेस वाली पॉइंट भी बताई कि ऑल टाइम अगर करेंगे ना तो फिर वो बच्चे के माइंड में फिक्स हो जाता है कि हाँ इतना ही है, ठीक है, तो वो नुकसान है कहीं ना कहीं। ऑल टाइम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एक टाइम देना ज़रूरी है। मुझे लगता है हर किसी को ऐसा करना चाहिए ताकि जो बच्चा वंचित है वो उसका लाभ उठा पाए। इसमें कोई गलत नहीं है। आपके दिमाग में एक सवाल मेरा ये है कि अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए एक दिन के लिए, क्या चेंजेस करोगे? मैं एक दिन में बहुत मेजर डिसीजंस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ लोगों की विचारधाराएं बहुत अलग हैं। और मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने देखे हैं वहाँ पर हर प्रोफेसर का जो सोचने का तरीका है वो दूसरे से काफ़ी अलग है, स्टूडेंट्स के सोचने के तरीके काफ़ी अलग हैं। तो एक दिन में कभी भी कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लिया जा सकता, स्पेशली जब आपको इतना बड़ा पद मिले। समझने में बहुत वक्त लगेगा, ठीक है, जानने में बहुत वक्त लगेगा, मेजर चेंजेस लाने में बहुत वक्त लगेगा। तो ये एक दिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ऐसे एक और सिचुएशन रखती हूँ आपके पास, अगर आपको किसी एक व्यक्तित्व की तरह बनने का मौका मिले जो आपके आदर्श हैं, तो वो व्यक्ति कौन होंगे और बनोगे तो क्या करोगे आप? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग मेरे आदर्श हैं। अगर हम क्रिकेट में बात करें तो धोनी है, ठीक है, फुटबॉल में बात करें तो रोनाल्डो है, और पॉलिटिशियंस में बात करें तो मुझे नितिन गडकरी का काम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, हर किसी की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी चाहिए, लेकिन पूर्ण किसी की तरह नहीं बनना खुद का ही। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? नीतीश कुमार बढ़िया हैं। जब उन्होंने शुरू में काम किया था तो बहुत बढ़िया रहा था, अब थोड़ा काम उनका धीरे हो चुका। 5-10 में अच्छा काम किया। हाँ, शुरू में जब वो रेल मंत्री से सीधा सीधा यहाँ पर CM बने थे, तब तो ऐसा लगा था कि पूरा बिहार एक अलग ही बदलाव में जा रहा है। काम भी बहुत तगड़ा तरीके से किया, क्योंकि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दिक्कत था प्रशासन का। आप रात में घर से नहीं निकल सकते थे। मेरे पापा खुद अगर मानो ट्रेन पकड़ के कहीं पर गए तो वो स्टेशन पे सोना मंजूर करेंगे, लेकिन घर पे आना नहीं, जबकि 1 किलोमीटर की दूरी है कि कोई मार के मोबाइल छीन लेगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, अपहरण का सबसे पहला केस ही बेतिया से शुरू हुआ था, लोरिया से। और हमारे यहाँ तो ऐसा वो कहते हैं ना, चंबल की डकैती, वो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। कभी आ करके देखो अपहरण क्या होते थे, कैसे होते थे, कितना होता था। उठा ले जाएंगे दिन भर घर से ही, कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो उसको कंट्रोल करना, जैसे अभी योगी जी एकदम लाठी लेके पूरे स्टेट के ऊपर बैठे हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये तो सुधरा हुआ था, थोड़ा इसको और सुधार रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा गुंडाराजी था, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छा किया। इस बात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और बहुत अच्छा नेतृत्व वहाँ पे किया, विकास भी लेकर के आए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है उनको करनी चाहिए। स्पेशली हमारे पास में 12th के बाद में ग्रेजुएशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, एक अच्छी विश्वविद्यालय नहीं है। जो है भी तो वो डिग्रियाँ देने में 4 से 5 साल देती हैं। आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, मगध की बात कर लीजिए, कुंवर साहब की बात कर लीजिए, बहुत ऐसे हैं 4 साल 5-5 साल लगा देते हैं। अब बच्चा मजबूर होकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लेता है एडमिशन, तैयारी यहीं पर कर रहा है, यहाँ पर वो भी कर रहा है, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सारे नहीं आ सकते दिल्ली, जो वहाँ पे रह गए उनको 4 साल 5 साल तक का वेट करना पड़ता है डिग्री। इतने में कई बहालियाँ आती हैं, कई बहालियाँ निकल जाती हैं। इस पे सोचने की आवश्यकता है। हमारे पास में हमारा खुद का एक IIT होना चाहिए, हमारे पास में खुद के काफ़ी सारे पावर प्लांट्स होने चाहिए, क्योंकि जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ तो सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो जमशेदपुर में चला गया, ठीक है। तो हमारे पास में हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि काफ़ी ऐसे वर्कर हैं जिनको बिहार छोड़ करके, देखो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग हर राज्य में मिलेंगे, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग हर देश में मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करने की ज़रूरत है। बच्चे यहीं पर रहें, इनोवेटिव आइडियाज़ निकालें और यहाँ के GDP में कंट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि टीचर की बहाली निकालना और बाकी चीज़ें करना, ये थोड़ा स्ट्रेंथ लाया है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। अच्छा, पहली बार जब निकले आप बिहार से दिल्ली आए, और आप जब दिल्ली से बिहार जाते हो, क्या चीज़ें चेंज लगती है? थोड़ी सी लोगों की मानसिकता बदली है इस क्षेत्र में कि अब मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे थोड़ी सी क्यों बोला? थोड़ी सी इसीलिए बोला क्योंकि जिस रफ्तार की मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी आई नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी अपने शहर जब बेतिया में जाता हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि पहले के लोग जिनको लगता था कि खेती से ही सब कुछ होगा,
अब ये बात उनको समझ में आ गया कि कुछ टाइम के अंदर में कि खेती से सब कुछ नहीं हो सकता है। जो हमारा रियल में भविष्य है वो हमारे बच्चों के भविष्य में टिका पड़ा है, हमारा ग्रोथ हमारे बच्चों में है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाकी जो नॉन सीजन टाइम होता है जहाँ पर कुछ काम नहीं होता है तो ठीक है, वो अपना शहर में शिफ्ट हो गए अपने बच्चों के साथ में और उनको पढ़ाना लिखाना वो चीज़ में लग गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग छोटे छोटे रोज़गार भी खोल करके बैठे हुए हैं जिनको लग रहा है कि हम कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और बाकी बिहार में तो जनरल कंपटीशन का क्रेज़ शुरू से था, आज भी है, तो वो तो रहेगा ही, वो कभी कम नहीं। अच्छा, कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर आपके क्या गाइडलाइंस होंगे, क्या आप उनको बताना चाहेंगे? कंपटीशन वाले बच्चों के लिए मेरा देखने का नज़रिया बहुत अलग है। शायद लोग मेरी बातों से आज कनेक्ट ना कर पाएँ, लेकिन आज के समय क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर कि 10वीं 12वीं के बाद में बिहार में लगभग 90% बच्चों के पास में ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय जनरल कंपटीशन के। वो या तो रेलवे की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। क्योंकि हमने कहा ना वहाँ पे हमारे पास में कोई अच्छे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास में मेडिकल कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं और ना हमारे पास में उतना पैसा है, साधन है कि हम उसमें जा सकते हैं। अब जनरल कंपटीशन का जब एक जरिया बनता है तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अगर वो एसएससी की तैयारी करेगा तो उसका इंग्लिश नील बटे सन्नाटा है। इंग्लिश नील बटे सन्नाटा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के नहीं आया, या हिंदी मीडियम से भी पढ़ा तो उसको इंग्लिश की उतनी तवज्जो नहीं दी गई। या तो अब शुरू से हमें यहाँ पर हमारे टीचर्स को थोड़ा अलाइन करना चाहिए कि देखो, अब देखो ऐसे तो हम कहते हैं हिंदी हमारी भाषा है, पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि आज आप किसी भी दफ्तर में बैठे हैं, वहाँ के जो नोटिस आते हैं, जो बाकी पेपर वर्क होते हैं, सब इंग्लिश में होता है। तो शुरू से आप बच्चों को इतना तो कर दीजिए कि वो पढ़ पाए, लिख पाए, समझ पाए, जानकारी दे पाए। आप बिहार के किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर इंग्लिश का बहुत बुरा हाल है। इनफैक्ट जो प्राइवेट स्कूल्स भी है तो हिंदी माध्यम के स्कूल्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस है। अब यहाँ बच्चे को क्या हो जाता है, सीधा एकदम से जो है उसको 180 डिग्री घूमना पड़ जाता है। कहाँ पर वो मैथ्स और बाकी विषय के ऊपर में मेहनत करता है, लेकिन उसको इंग्लिश में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले उसका जो कहीं ना कहीं मेहनत है, वो फाइट जो है वो ज़्यादा डबल हो जाता है। तो मैंने कहा ना, मेरा थोड़ा तरीका डिफरेंट है सोचने का। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही थोड़ा सा उनको इंग्लिश की आदत लगाओ ताकि उनको फ़ायदा हो पाए और वो कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन मान करके कर पाएँ। उनके पास में एक मजबूरी ना बचे कि एसएससी तो ख़त्म है, रेलवे में ट्राई करते हैं, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं है। वो इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी फाइट कर सकते हैं और एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं। तो बिहार के बच्चों का अंग्रेजी बहुत तंग है और कारण ये है क्योंकि शुरू से उनको अलाइन नहीं किया गया। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मतलब कुछ इजी वे बताइए, कैसे कैसे वो एसएससी या फिर आप जिसकी तैयारी कराते हैं, एसएससी की तैयारी कराते हैं, वो कैसे फाइट कर पाएंगे? इजी वे क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है एसएससी निकालने का? एसएससी में अलग अलग पद होते हैं, सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, एमटीएस भी है, जीडी भी है। हमारे यहाँ के लड़के जीडी में तबाही काट रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 10वीं लेवल पर होता है, बहुत ज़्यादा उनमें जानकारी नहीं चाहिए। अच्छी थोड़ी बहुत आप पढ़ाई करेंगे, फिजिकली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एमटीएस भी लगभग वैसा ही पद है। लेकिन जब बात सीजीएल की और सीएचएसएल की आ जाती है, इनमें चाहिए कड़ी मेहनत, और कड़ी मेहनत के साथ में पेशेंस बहुत बड़ा खेल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, हमारे बिहार में जब मैंने देखा है, रेलवे का फॉर्म निकला, बाबू तनी रेलवे के फॉर्म भर दा, ठीक है, बैंक आयल, बाबू तनी बैंकों के फॉर्म भर दा। तो बच्चे के ऊपर में जो है ना कहीं घर का भी थोड़ा सा दबाव हो जाता है। उसके बाद में जैसे जितने बच्चे जनरली पटना में रहते हैं, अब वहाँ पर क्या है, रेलवे का माहौल ज़्यादा है, एसएससी का माहौल कम है, और ज़्यादातर बच्चे जो बिहार के होते हैं पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, इनमें जाना वो पसंद करते हैं कि यहाँ जा करके हमारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एसएससी का हब नहीं है। एसएससी का जो ज़्यादातर हब है वो दिल्ली है। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद में चीज़ें आसान हो गई हैं और बेहतर हो गई हैं, तो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी एक बच्चे को अपने मन में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तैयारी करने के लिए हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, मॉक के अपने स्कोर बेहतर करने पड़ते हैं। तो जो आपने कहा ना कि एक बात ऐसी हो जो बच्चे को एसएससी निकालने में मदद करे, वो है आपका कड़ी मेहनत, और दूसरा आपके डिसिप्लिन वहाँ पे। ठीक है, मतलब आप कभी ये नहीं सोच सकते यहाँ पर कि हम सफल भी हो जाएं और हमको मेहनत भी कम करना पड़े और पेशेंस भी कम रखना पड़े, ये नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो आपको अपनी मेहनत को बहुत डोमिनेंट बनाना पड़ेगा। 5 बुक्स गिना दीजिए जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। 5 ऐसी किताबें तो नहीं है, बट ये है कि जैसे आप जिन भी विषय को पढ़ते हैं, क्योंकि आज के समय पता है क्या है, हर टीचर का एक अपना मटेरियल है। मान लीजिए हम गणित पढ़ा रहे हैं, मेरी नज़रों में मेरी किताब बहुत अच्छी है, कोई दूसरा पढ़ा रहा है तो उसकी नज़रों में उसकी किताब बहुत अच्छी है। तो एक बच्चा जहाँ पर पढ़ता है, ठीक है, जिस भी टीचर से वो पढ़ रहा होता है, वो अपने उसके नोट्स पर रिलाई करे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करे, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस वो लगा करके जाए, तो अपने आप में बेस्ट है।
मुझे ये लगता है, क्योंकि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है ना, यकीन मानिए चाहे उसके पास में 5 स्टूडेंट बैठे हैं या 50 बैठे हैं, उसके भी स्टूडेंट वर्दी पहन करके उसके पास में आते हैं। सिलेक्शन वहाँ से भी होता है। बस आपको विश्वास रखना है, डगमगाना नहीं है और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है। और उनके नोट्स को आप जितनी बार पढ़ेंगे वो उतना अच्छा होगा। रैपिड फायर राउंड भी कर लेते हैं। कुछ सवाल पूछूंगी, आपके दिमाग में जो भी पहला आंसर आएगा आप उसको बताइएगा, सोचना नहीं है ज़्यादा। फेवरेट टीचर कौन है, विकास दिव्यकीर्ति या खान सर? मुझे विकास दिव्यकीर्ति सर की विचारधारा अच्छी लगती है। अवध ओझा या खान सर? नहीं, यहाँ पे खान सर। अच्छा, अवध ओझा या विकास दिव्यकीर्ति? देखिए, दोनों के अपने अपने हैं पॉइंट। अवध ओझा सर का जो है वो थोड़ा सा राजा बनाते हैं। हाँ, राजा बनाते हैं और राजा बनाने के फॉर्मूले काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। वो बातें जो है वो सुनने में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली वो सही नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि हम लाइफ में सफल हो गए हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, लेकिन हम कभी सोच नहीं पाते कि जो हम बोल रहे हैं वो बच्चों तक क्या इम्पैक्ट जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना, आज का यूथ पागल नहीं है, उसको सब समझ में आता है। आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, आपकी मंशा क्या है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आप मान लीजिए कि करने जा रहे हैं तो उसके पीछे आपका हिडन मोटिव कितना है, कितना नहीं है, वो सब नेटिजन्स को समझ में आता है। बस ये बात है कि सही मौका होता है जहाँ पर वो रिएक्ट करते हैं और बाकी टाइम वो शांत रहते हैं, तो ये होता है। तो मुझे लगता है कि अवध ओझा सर की जो कुछ अभी स्टेटमेंट्स काफ़ी वायरल हुई हैं, ठीक है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इसके अलावा मतलब उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है, मोटिवेट बहुत अच्छा कर देते हैं बच्चों को। मैथ्स का फेवरेट फॉर्मूला? नहीं, वो समझ गई, विकास दिव्यकीर्ति सर वेरी क्लोज टू यू। मैथ का फेवरेट फॉर्मूला? मैथ्स का फेवरेट फार्मूला फॉर्मूले तो कई सारे, सभी हमारा फार्मूला बुक ही हमारा फेवरेट फार्मूला है। कुछ आपने बनाया हो? नहीं है, फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं, जो होता है वो बनाना होता है, पढ़ाना होता है बस। अच्छा, अगर आप शिक्षक नहीं होते गणित के तो क्या होते? शायद एक सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर जो मैंने ज्वाइन किया था मैं उसी चीज़ में बहुत आगे लेकर के जाता जो कस्टम्स में था मेरा। पाई या फाई, कौन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? पाई। ठीक है, कौन सा नंबर आपके लिए लकी है? पाई इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे गणित के बहुत सारे सवाल 11 के डिविजिबिलिटी पर ही बन जाते हैं। हमें मज़ा आता है उसको उड़ाने में। नंबर लकी कौन सा है? 7। कुछ इसके पीछे की कहानी है, कुछ राज है? अच्छा लगता है, मतलब या तो 7 या 4, मतलब हमारा रोल नंबर भी हमेशा यही मिला हमको, ठीक है। और क्या है ना, मतलब धोनी का भी है यार, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, भारत का सबसे महान गणितज्ञ कौन है आपकी राय में? रामानुजन। एस सी वर्मा कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, बट रामानुजन बेस्ट। बच्चों को गणित से डराने वाला सबसे कठिन टॉपिक क्या है? ज्योमेट्री। और अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये बहुत मुश्किल लगता है। उन्हें लगता है कि हो क्या रहा है। नहीं, आपके रहते हुए मुश्किल लगेगा? नहीं, बच्चों को आपने कहा ना, मैं ये नहीं कहा, आपने उसमें ऐड नहीं किया कि आपके रहते, मेरे रहते तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब सॉल्यूशन आपके पास। कैसे हो गया ये? आप कहते हो कि आपका इंटरेस्ट उतना नहीं था, मैथ था, लेकिन पहले आप इंग्लिश के टीचर थे, अचानक से मैथ्स कैसे? इंग्लिश के टीचर नहीं थे, इंग्लिश पढ़ाया था, लेकिन जब बच्चों को मैथ्स पढ़ाना मैंने शुरू किया तो उन्हें लगा कि यार ये सोचने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये सवाल ऐसे भी बन सकता है। जैसे मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर आप देखेंगे, मैं हर सवाल के 2 मेथड बताता हूँ, एक बेसिक, और ये बेसिक वो होता है जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, तो मैं पहले खोल के रख दूंगा सामने कि देखो ये वाला है, हाँ सर यही है, ये हम भी यही सोचे थे। फिर जब हम अपना तरीका वहाँ पर बताते, बोलते अरे यार ये तो सोच ही नहीं थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम बताते कि तुम भी अगर सोचोगे, तुम भी ऐसा चाहोगे तो 10 सेकंड में तुम भी उसको उड़ा सकते हो। तब उन्हें लगता हाँ यार यहाँ पर कुछ अलग ही जादू है। बच्चों को ईजी बताने के लिए आपको पढ़ना बड़ा पड़ता हो। जी, 1 घंटे की क्लास के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे बैकग्राउंड में हमारा कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है। ये टीचर के लिए, मतलब बाकी बच्चे सोचते हैं इतने घंटे का इनका लेक्चर है, लेकिन जितने घंटे की लेक्चर है आप उतना मान के चलो कंटेंट पर टाइम देना है। अच्छा, गणित अगर एक फिल्म होती, फिल्म का नेम क्या होता? अभी ऐसा इमीडिएट कुछ नहीं सोचे है। कोई फिल्म जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? फिल्म मैंने काफ़ी सारी देखी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मूवीज़ अच्छी लगती रही है, माहौल के हिसाब से होता है। पहले तो ऐसा था, चक दे इंडिया भी देखा, वो भी बहुत अच्छा लगा, वीर ज़रा भी देखा, वो भी बहुत। अभी हाल फिलहाल? अभी देखी ना सनम तेरी कसम। ठीक है, आदित्य सर, लास्ट सवाल आपसे ले लेते हैं कि अगर आदित्य रंजन सर पर फिल्म बनेगी तो फिल्म कैसी होनी चाहिए, आपकी बायोपिक कैसी होनी चाहिए? मैं मतलब बायोपिक में सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, एक बच्चों के अंदर में ये थोड़ा सा दिखाना कि अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर तुम चाहोगी कोई चीज़ तो संभव है। मैंने अपने आप में लाइफ में कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मैं वहाँ से उठ करके, एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से उठ करके
यहाँ तक आ पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को दिखाया जाए कि अगर तुम मेहनत करोगे तो हर कुछ संभव है। खासकर वो भी स्टोरी के ऊपर में फोकस किया जाए जो मेरे स्ट्रगल का सबसे बड़ा समय था, क्योंकि लोग अक्सर सफलता को देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत को कोई नहीं देख पाता, आकलन नहीं कर पाता है। शायद मेरे माँ बाप भी नहीं देखे होंगे कि वो मेरी स्थिति क्या थी, सड़कों पर घूम के पर्चे बांटने से लेकर के सारी कहानी। तो मुझे लगता है कि वो बच्चा ज़रूर देखे, क्योंकि आज के समय बच्चे को लगता है कि खाली हम ही ऐसा हैं जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी किस्मत में नहीं ठोकर लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में ही असफलता लिखा है। बट उसको ये समझना ज़रूरी है कि आज तुम्हारी किस्मत में असफलता है, कल के तुम एक सफल बन सकते हो। थोड़ा पेशेंस तुमको और रखना पड़ेगा और मेहनत और करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये थे आदित्य रंजन सर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।